आप सभी को। कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। इतने दिनों बाद मैंने ना सुना है। देखिए, पब्लिक फाइनेंस में हमने अलोकेशन फंक्शन पढ़ लिया था। अलोकेशन में हमने घुमा फिरा के एक ही बात पढ़ी। क्या पढ़ी है? हाँ, गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कभी भी एफिशिएंटली अलोकेशन हो ही नहीं सकता। रिसोर्सेज का सबसे एफिशिएंट अलोकेशन कौन सी इकोनॉमी में होगा? सोर्सेज इकोनॉमी में, या वो इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। तो सोर्सेज भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एक बार गवर्नमेंट ने अपने पास पैसे अर्न कर लिए, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू या किसी दूसरी चीजों के थ्रू। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है उन पैसों का वापस पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन करना, और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे करना है कि सोसाइटी में इक्विलिटी बनी रही है। ऐसा नहीं हो जाए कि किसी लोगों को तो ज्यादा पैसा मिल जाए और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाए। तो इसका तरीका क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है इस फंक्शन को इंश्योर करने के लिए? कौन से? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, इंडिया में दो टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी को देना पड़ता है, तो उस पर ज्यादा टैक्स रेट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि समझ लीजिए गेहूं का आटा सभी खाते हैं, ठीक है, जो गरीब होगा वो भी खाएगा, जो अमीर होगा वो भी खाएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की रेट बढ़ाएंगे तो अमीर को तो ज्यादा देना पड़ेगा, साथ में जो पर्सन गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उसको भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। बचा कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। इसलिए डायरेक्ट टैक्स क्या लगता है? इनकम पे लगता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। इंडिया में जो टैक्सेशन है डायरेक्ट टैक्स, वो क्या है? प्रोग्रेसिव होना चाहिए। होना चाहिए मतलब प्रोग्रेसिव है भी, प्रोग्रेसिव होना भी चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे, नहीं, जैसे गोल्ड पे भी ज्यादा ही लगता है ड्यूटी वगैरह। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे जैसे, हाँ ये तो, नहीं मुझे कैसा कौन, जैसे मैं आपको एजुकेशन का बताती हूँ, एजुकेशन में शायद 18% है, 18 या 28% है, जो कि गलत है। क्योंकि इंडिया में 5 इनडायरेक्ट टैक्स रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% लगता है। आप जो हमें फीस देते हो उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी, ठीक है, एजुकेशन। हम्म, ये तो जीएसटी की जो कमिटी उनको सोचना चाहिए, ठीक है। ये है तो, ये तो हमेशा से ही रहा, मतलब इस पे होते ऑलरेडी। नहीं, कंपनी कैसे लगाएगी? कंपनी को नहीं, गवर्नमेंट को। अगर मैंने कंपनी बोला, सॉरी, कंपनी नहीं लगाती, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उसको किस, जैसे बेसिक नीड्स पे, ऐसे जब भी बजट आता है आप देखना बहुत सारे लोग इस पे एक बहुत क्रिटिकल आर्टिकल लिखते हैं कि जिन चीजों पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए उन पे कम लगा हुआ है, और जिन चीज पे कम होना चाहिए उस पे ज्यादा लगा हुआ है। जैसे एजुकेशन का बताया, एजुकेशन तो बेसिक नीड है, उस पे तो बोले आप 0% कैटेगरी में डालो, लेकिन नहीं डाल रखा उस पे 18, हाँ 18 और 28% लगा रखा है। हेल्थ पे भी इतना ही होगा, ठीक है। खाने पीने की चीजों पे भी टैक्स ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी जिन जो एंटरटेनमेंट की चीजें या जो लग्जरी चीजें, उन पे टैक्स क्या है? कम है। नहीं, टिकट पे टैक्स होगा। नहीं तो वो हो गया ना, एंटरटेनमेंट में टैक्स है ना। जब आप मूवी की टिकट खरीदोगे ना, उसमें टैक्स है। हाँ, क्या? अच्छा, आप बोल रहे हो नहीं उस पे भी लगता होगा। नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लगता होगा, देखना। ये बोल रहे कि, ये तो अपनी बात कर रही हूँ, तो जैसे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मूवी प्रोड्यूस करता है, तो उसको पब्लिशिंग के राइट देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके थोड़ा ना थिएटर है, थिएटर तो किसी दूसरी कंपनी से, तो उसको क्या करता है? सेल करता है। तो ये बोलो उस पर जीएसटी लगता है नहीं लगता, तो इसका मुझे आइडिया वैसे है नहीं, मुझे टिकट वाला ही पता था, ठीक है। तो ये तो बात पहले से ही रही है कि गवर्नमेंट को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि सोसाइटी के लिए जो बेसिक नीड्स है उस पर टैक्स रेट कम रखे। कौन सी टैक्स रेट? जीएसटी। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरा बताने का पर्पज ये था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख रहे हैं ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है?
गवर्नमेंट के पास टैक्स आया, उसके वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कैसे करना है कि सबके पास इक्वल पैसा पहुंच जाए, किसी के पास ज्यादा नहीं पहुंचे। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले गवर्नमेंट के पास पैसा भी होना चाहिए। तो पैसा कैसे लेके आए? टैक्स सबसे बेस्ट तरीका होता है पब्लिक का पैसा अपने पास लाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स जो होता है, जो डायरेक्ट इनकम पे लगता है, उसको प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करती है। तो जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे इंटर में, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है ना, उसकी टैक्स रेट भी इंक्रीज होती है। तो ये क्या हो गया? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एक तो होता है रिग्रेसिव, एक होता है प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टैक्सेशन स्लैब में टैक्स रेट कम होगी। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी बढ़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। नहीं, वो वैसे सेम रहती है, लेकिन वो अभी आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अमीर गरीब पे सेम ही लगती। रिग्रेसिव का मतलब होता है, जैसे पहले यूएसए जो था ना, यूएसए कंट्री, वहां पे रिग्रेसिव टैक्सेशन था। रिग्रेसिव का मतलब जैसे जिस पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी ना, उसकी टैक्स रेट कम होती जाती थी। ठीक है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे, उसको रिग्रेसिव नहीं बोलेंगे। जैसे ये वाली देखिए, तो अभी क्या चल रहा है? देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जिस ईयर में हम है। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, इनकम टैक्स में एक असेसमेंट ईयर भी होता है। 2024-25 के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? नेक्स्ट वाला। देखो, 3 लाख तक कुछ भी नहीं है। 3 लाख से 7 लाख क्या है? 5%। जैसे इनकम इंक्रीज हो गई, टैक्स रेट भी इंक्रीज हो गई, और स्लैब रेट इंक्रीज हुई, और टैक्स रेट इंक्रीज हो गई, और स्लैब रेट इंक्रीज हुई, और टैक्स रेट इंक्रीज हो गई, फिर और स्लैब रेट इंक्रीज हुई, और टैक्स रेट इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे इंश्योर करेगी गवर्नमेंट? जिन लोगों की ज्यादा इनकम है, पहले तो उनसे ज्यादा टैक्स लो, फिर बाद में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या हुआ? दयानंद, कुछ पूछना है आपको? आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछा करो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। मुझे आप क्वेश्चन पूछते हो तो ज्यादा मजा आता है। देखिए, पहली बात तो आप भी बहुत लेट आए हो। इसका क्या रीजन है? कोई ना, अपना इसका तो हो जाएगा सिलेबस आराम से अभी। तो अलोकेशन पूरा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया। दयानंद के पास हर सवाल का जवाब होता है ना दयानंद? फिर तो उससे क्या हुआ? तो अच्छा, आपकी आदत पड़ गई तो मेरे से भी आप ऐसे करने की कोशिश करते हो। ये कैसे हटेगा? द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? फर्स्ट पैराग्राफ हो गया था। इगलिटेरियन का मतलब क्या था? इगलिटेरियन मतलब, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में आ सकता है। इगलिटेरियन इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम होता है। द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ बजट इज रिलेटेड। बजट का मतलब आपको पता ही है। गवर्नमेंट कहां पर ये दिखाती है कि हम क्या डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं बजट में? बजट क्या होता है? पहले भी बता चुकी हूं मैं। व्हाट इज बजट? ये तो आप 11वीं 12वीं में पढ़ के आते हो इतने डिटेल में। गुड मॉर्निंग तनु, आप लोग क्लास में क्यों नहीं आए? तनु एंड सुरभि। बजट मतलब, अरे बजट में कितनी बार बताया है? क्या बोला बताया? वापस बोलो।
आने वाले एक साल में गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा बजट आने वाले साल के लिए प्रेजेंट होगा कि नेक्स्ट ईयर में मेरी कितनी इनकम होगी, मतलब गवर्नमेंट की, और कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसको क्या बोलते हैं, बजट। तो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वही क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम है। रिलेटेड टू द बेसिक क्वेश्चन ऑफ फॉर होम, यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके लिए करना है, क्योंकि किस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पब्लिक में ही तो करेंगे, फॉर होम वाला क्वेश्चन मेन हो जाता है। शुड एन इकोनॉमी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट कैन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ either through the expenditure side or through the revenue side of the budget. On the expenditure side, government may provide free or subsidized education, healthcare, housing, food and basic goods. तो यहाँ पे कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट स्कूल बना रखे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बना रखे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रखे हैं, ये भी क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। कैसे हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो जिन लोगों के पास इनकम नहीं है, पहले तो हमने टैक्स ले लिया अमीरों से ज्यादा, ठीक है, उतना भी नहीं लिया, और ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन ये कम ही है, फिर भी बोल सकते हैं जिसकी इनकम ज्यादा थी उनसे क्या ले लिया हमने, पहले टैक्स ले लिया। टैक्स लेके जिन लोगों के पास पैसा कम था उसके लिए फैसिलिटी दे दी, तो अल्टीमेटली हुआ तो वही ना, हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। टू डिजर्विंग पीपल ऑन द रेवेन्यू साइड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो रेवेन्यू साइड पे तो कैसे किया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा के, और एक्सपेंडिचर साइड पे कैसे किया, जो लोग कुछ चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को हमने सब्सिडी देके या फ्री ऑफ कॉस्ट देके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो रेवेन्यू मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर मतलब जिन लोगों के पास पैसा नहीं था उनको उनको हमने इनडायरेक्ट तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Effective demand is determined by the level of income of the household, and this in turn determine the distribution of real output among people. Therefore, the distribution function also led to the manner in which the effective demand over the economic good is divided among the various individual and family spending unit of the society. तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात बोलेगी कि इफेक्टिव डिमांड कैसे डिसाइड होती है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब, जैसे एक तो डिमांड हो गई, ठीक है, डिमांड कोई भी कर सकता है, जैसे जो डिजायर होते हैं कभी कभी वो भी हमारी डिमांड होती है। जैसे समझ लीजिए हम सब चाहते हैं कि हम एक जो हर बार नया फोन लॉन्च हो, आईफोन, हम हर बार नया फोन खरीदें, आप लोग सब चाहते हो, तो ये आपकी इफेक्टिव डिमांड नहीं, एग्जाम्पल, ये आपकी इफेक्टिव डिमांड नहीं हुई है, ये आपकी सिर्फ डिमांड है। इफेक्टिव डिमांड को कब कंसिडर करेंगे, जब हमारी इनकम भी होती है साथ में, और साथ में हम उसी चीज की डिमांड करते हैं। जैसे मैं सोच लूं कि मुझे क्या खरीदना है, डायमंड खरीदना है, हाँ, बहुत महंगा आता है रसली डायमंड, मुझे डायमंड खरीदना है और मैंने ये मेरी डिमांड कर दी, तो वो इफेक्टिव डिमांड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी कि मैं डायमंड खरीद सकूं, ठीक है, करोड़ों रुपए में। अच्छा, आपको लगता है तो मान लो होंगे, ठीक है, लेकिन वो मेरी डिमांड इफेक्टिव डिमांड में इंक्लूड, हाँ फिर मेरी, हाँ जब होंगे तब इफेक्टिव बन जाएगी और जब नहीं होंगे तो नहीं बनेगी। दैट मीन डिमांड, इफेक्टिव डिमांड किस पे डिपेंड करती है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड पे। रास्ते में हो तो आप मैथ्स की नहीं रहनी थी तनु, तो आप इकोनॉमिक्स में भी नहीं पहुंचे हो अभी तक, जल्दी आओ। The distribution function of the government aims at a redistribution of income to achieve an equitable distribution of, तो पहला तो हमने ही पढ़ा कि सोसाइटी में क्या रुको रुको वही रुको, हाँ मतलब अंदर तो आ जाओ, गेट बंद कर दो। क्यों नहीं लेनी आपको मैथ की क्लास, अच्छा वो आता था लेट, मतलब अब थोड़ा नहीं, 9 बजे से क्लास थी ना आपकी, अच्छा आपकी 2 घंटे की लग रही है क्या मैथ की क्लास, तो तब 2.5 घंटा लेट हुए हो, 2.5 घंटा कैसे लेट हो सकते हो, तो 10 बजे क्यों बोला, 10 बजे तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अच्छा 10 बजे, यहाँ आप तो उनको ये नहीं बोला होगा, उनको आपको बोला 9:30, पक्का। हाँ, तो बात करते हैं, कल मेरी चॉकलेट यहीं रह गई थी शायद, हाँ, अच्छा मैं सर से बात करूंगी, ठीक है, मेरे को बाद में शाम को याद आया, जब मैंने पता नहीं क्यों याद आया, चल मतलब मेरी चॉकलेट ही कहाँ गई। हाउस होल्ड एंश्योरिंग, देखिए पहला क्या बोल रखा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हाउस होल्ड एंश्योरिंग इनकी ओवरऑल सोशल वेलफेयर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इक्वल, बुक कहाँ है आपकी पुनेज, इन इनकी बुक पुनेज की, आपकी कहाँ है,
कहाँ है आपका बैग? कल बुक लेके आना, क्लास में नहीं बिठाऊंगी। इसमें कुछ भी नहीं है वजन, 1 किलो भी नहीं लग। ऐसे अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, मैच्योर बनो, इसमें कोई वजन नहीं, कल बुक लेके आनी, कोई बहाना नहीं चलेगा। सोशल वेलफेयर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांसिंग इन द वेल बीइंग ऑफ दोज मेंबर, प्रोवाइडिंग इक्विटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। ये देखो सिंपल सी चीजें, किसी भी गवर्नमेंट, आप भी गवर्नमेंट में होते हैं और सोसाइटी के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होता था, यही काम करते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल वेलफेयर, वेल बीइंग, इक्वल क्वालिटी ऑफ इनकम, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप एंड ensuring that everyone enjoy minimum standard of living. A few example of the redistribution function or market intervention for socio-economic reason performed by government are, कौन कौन से करती है? टैक्सेशन पॉलिसीज कौन बनाती है? गवर्नमेंट। क्या आरबीआई ने आज तक टैक्सेशन पॉलिसी बनाई है? उसके पास राइट ही नहीं। टैक्सेशन पॉलिसी किसके अंदर आता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। ऑफ द गवर्नमेंट वेयर बाय द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट भी इंक्रीज होगी। ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑफ द रिच इज कंबाइंड विद प्रोविजन ऑफ सब्सिडी टू द पुअर हाउस होल्ड। तो ये इक्विटी की बात हो गई ना, रिच से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दिया और जो पुअर पीपल थे उनको सब्सिडी दे दी। अब सब्सिडी खुद की जेब से तो देती नहीं है गवर्नमेंट, कहाँ से देती है? इनसे टैक्स लेके इनको दे देती। Proceeds from progress taxes used for financing public services, especially those the benefit low income household. For example, supply of essential food grains at the highly subsidized price to the BPL household. BPL household कौन होते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो राशन कार्ड बनता है जिसमें बहुत सस्ती चीजें मिल जाती है, वो भी किस पॉलिसी का पार्ट है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल नहीं, री पॉलिसी नहीं, सॉरी, फंक्शन का, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना इतना सस्ता मिलता है, गवर्नमेंट को तो महंगा ही मिलता है। वो हमको सब्सिडी देके राशन कार्ड के थ्रू फिर कम में दे देती है। जो आपकी एमएसपी होती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से, ठीक है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे लेके बीपीएल परिवार को, जिनके पास राशन कार्ड होता है, उनको सब्सिडाइज प्राइस पे वो चीज प्रोवाइड करवाती है। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है वो भी क्या है एम्प्लॉयमेंट के अंदर? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। क्या हो गया वांसी? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में देखो जनरली हाँ होता ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन है। एंड प्रेफरेंस टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस वाला क्लोज भी इस वजह से बनाया गया है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में जो अमीर लोगों की जो फैक्ट्रीज है, बिजनेस है, क्या वो कभी भी लेबर को ज्यादा पेमेंट देना चाहेंगे? क्या नहीं देना चाहेंगे। तो इसलिए मिनिमम वेजेस वाला क्लोज बनाया गया है। उससे ज्यादा आप दो, हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इससे कम आप नहीं दे सकते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आपको पता है, एमएसपी, ठीक है, किसके लिए बनाई गई है? किसानों के लिए। मिनिमम वेजेस किसके लिए बनाई गई है? लेबर्स के लिए। फॉर फार्मर्स फॉर देयर आउटपुट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट हमने कौन से चैप्टर में पढ़े थे? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो सकते हैं, हाँ हाँ, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो हमें बिना किसी एफर्ट के मिले हैं, ठीक है, अर्न नहीं किए, फिर वो पेमेंट है। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, अलाउंसेस हो गया, सब हो गया। हाँ, गवर्नमेंट जब जैसे गेहूं, गेहूं के लिए, गेहूं के लिए क्या, वीट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसमें? हम्म, अच्छा ये थी एक्चुअल, एक्चुअल बात यही थी, पक्का ये नहीं थी। हाँ, अच्छा, ओके, ठीक है। ये हम बता रहे कि जो किसान आंदोलन हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि एमएसपी के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेंशन नहीं थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है, सिर्फ ये रीजन नहीं था, और भी बहुत सारे रीजन थे। अच्छा, बिहार में एमएसपी नहीं है, लेकिन एमएसपी तो जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम्म,
तो वो हाँ वो तो मैं समझ गई कि एमएसपी तो मुझे पता है क्या होता है, लेकिन आप जो बोलो ना बिहार में नहीं है। तो देखिए कंपनी तो ज्यादा प्राइस में खरीदेगी ना हमेशा। देखिए जनरली बात ये भी है कि जरूरी बहुत सारे किसानों को जनरली क्या होता है कि एमएसपी से ज्यादा ही प्राइस मिल जाता है मार्केट में। एमएसपी तो हाँ, एमएसपी तो तब काम करता है जब मार्केट में डिमांड नहीं है या फसल खराब हो चुकी है। ठीक है, जब कोई चीज खरीदना है तब खरीद नहीं रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको हम एमएसपी देंगे। एमएसपी का क्लोज भी लाया गया था, ये आजादी के बाद ही क्लोज इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि उस समय जो फार्मर्स थे वो प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, उनको ये लग रहा था फसल खराब हो गई तो। ठीक है। हम्म। हाँ। ठीक है, बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, सरकारी प्राइवेट होते हैं, तो एमएसपी सरकारी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, एमएसपी सरकारी के अंदर आ जाता है। तो आजादी के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट क्योंकि हमारे पास हम एग्रीकल्चर के अंदर इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो किसी भी इंसान को अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो पहले उसे उस लायक बनना पड़ेगा कि वो कम से कम अपना खाने पीने का खर्चा तो खुद उठा ले। ठीक है, बाकी चीजें तो हम दूसरे से खरीद लेंगे, लेकिन खाने पीने का तो हम खुद करें। जब आप खाने पीने के लिए भी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे तब आप आजाद नहीं रह पाओगे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया कि हम कम से कम इतना तो करें कि हम अपने खाने पीने की चीजें किसी से इंपोर्ट ना करें। उस समय हम यूएसए से गेहूं मंगवाते थे, और ये अपन ने वहां पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी वाले में। उस गेहूं का क्या नाम था, बताओ। नहीं नहीं, देख के। PL4, PL460, पक्का यही था। मुझे भी एक्चुअली नंबर से याद नहीं, पर ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है, आपको लिंक करना आना चाहिए, देख लो एक बार। PL460 ही था जहां तक मुझे याद है। देख लेते। अच्छा 480, सॉरी 480 था। ठीक है, याद रखना। तो उस समय क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंसी के बाद PL480 गेहूं दूसरी कंट्री यूएसए से परचेज करते थे। तो अब हमें क्या चाहिए कि यूएसए ने हमारे पर बहुत सारी कंडीशन लगाना स्टार्ट कर दिया। जब भी कोई आपको खाने के लिए देगा तो उस पर आप कंडीशन भी लगाएगा। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, कब आया था, 1951 में। उसमें हमारा पहला टारगेट क्या रखा गया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, मतलब हमें खाने में इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं आपको पॉइंट कौन सा बता रही थी, सॉरी, नहीं, एमएसपी वाला। तो उस समय क्या था, हम उनको फार्मर्स को मोटिवेट करना था। तो मोटिवेट कैसे करें, तो गवर्नमेंट ने बोला आप प्रोडक्शन करो जितना है आपके पास, अगर आपका मार्केट में नहीं बिकेगा तो हम खरीद लेंगे। इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला क्लोज लेके आए थे। तो एमएसपी मतलब कोई भी ना खरीदे तो गवर्नमेंट उतने रुपए में खरीद ही लेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द अनप्रिविलेज। अनप्रिविलेज का मतलब, अंडर प्रिविलेज का मतलब जो लोग खुद पर डिपेंडेंट नहीं है। अंडर प्रिविलेज का मतलब हो गया जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, मतलब फैसिलिटीज नहीं है। physically handicapped, the older citizen and the unemployed, families below the poverty line and provided with monetary aids and aid in kind। तो आपको पता है कि ये जो मंथली, कहीं कहीं आपने देखा होगा, किसी के जब लड़की पैदा होती है तो पैसे देते हैं। ठीक है, किसी के 2 बच्चे या 2 बच्चों पे ही मिलती है ना, 2 ही बच्चे हैं तो गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में भी होता है कुछ, है ना, कभी कभी पैसों में फिर बोला गया कभी। हाँ हाँ हाँ, जैसे कोई वीडो है तो उस पे भी पेंशन, उसके हस्बैंड के बिहाफ पे उसको भी क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो ये उसी की बात हुई, कभी मॉनेटरी भी हो जाता है और कभी काइंड हो जाता है, मतलब कभी पैसों में मिल जाता है, पैसे नहीं देके कभी कोई चीजें भी दे देते हैं। Regulation of manufacture and sale of certain product to ensure the health and well-being of the consumer. Special scheme for backward region and for the vulnerable section of the population। तो backward regions कौन से हो गए, वो एरिया जहाँ पर उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब जो गाँव के आसपास वाला एरिया है। और वल्नरेबल सेक्शन का मतलब वो लोग जो इलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करती है। इन मॉडर्न टाइम मोस्ट ऑफ द इगेलिटेरियन वेलफेयर, मतलब इक्विटी वाला जो वेलफेयर है, स्टेट प्रोवाइड फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन, सच अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर। देयर इज नेवरदलेस एन आर्गुमेंट दैट इन एक्सरसाइजिंग रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी। एफिशिएंसी और इक्विटी कैसे होगा, जैसे बोला गया है कि अगर आप सोसाइटी को फ्री में चीजें दोगे ना, तो थोड़े टाइम बाद क्या होंगे, कुछ लोग काम नहीं करना चाहेंगे, उनको आदत हो जाएगी कि हमें तो ऐसे ही चीजें मिल रही है। तो क्या ये बात सही है, क्या बोला गया है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी।
ठीक है, बात आप लोग बोल रहे हो कि सही हो सकती है। जैसे एक हैंडीकैप पीपल है, ठीक है, या ओल्ड सीनियर सिटीजन है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, देखिए हर चीज, आप हर चीज को ऐसे नहीं बोल सकते, हर चीज ग्रे एरिया में होती है। पहली बात तो आप उसको ब्लैक और व्हाइट करना बंद कर दो तो आपको सारी चीजें सही दिखेगी। ठीक है, आप इसका जवाब ये नहीं दे सकते कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट बोला है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद है। मतभेद मतलब कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं गलत है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही बने, इस साइड वाले बोलेंगे सही है, इस साइड वाले बोलेंगे गलत है। मतलब दोनों के अपने, जो सही बोल रहे हैं उनके पास पॉजिटिव पॉइंट होंगे तो आप उनकी पॉजिटिव बात सुनो, जो बोल रहे गलत उनके पास नेगेटिव पॉइंट आएंगे तो आपको ये भी सुनना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कैसे? जिससे आपकी इक्विटी भी बना रहे और एफिशिएंसी भी खराब ना हो। ठीक है, अब बताओ दयानंद, आप क्या बोल रहे थे? अपना ओपिनियन दो फटाफट, 30 सेकंड में। नहीं, है कॉन्फ्लिक्ट तभी तो है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब दो चीजों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें दिखेगी। ठीक है, अगर सिर्फ पॉजिटिव ही होता तो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं दिखी हुई थी। ठीक है, मेरे पास तो दोनों है, मैं दोनों में मतलब मैं उधर वालों के लिए भी बोल सकती हूँ, इधर वाले के लिए भी बोल सकती हूँ। तो पहले दयानंद बताइए फटाफट कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हम्म, नहीं, हाँ वही बताना थी कि अगर हम इक्विटी इंश्योर करना चाहते हैं और हम फ्री में चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एफिशिएंसी पे इम्पेक्ट आएगा। वो लोग काम क्यों करेंगे जिनको फ्री में चीजें मिल गई है? हाँ, सरकार की तरफ से क्यों चाहता है? सरकार की तरफ से कैसे आएगा? तो राशन का खाना कोई इतना अच्छा थोड़ी ना होता, कोई शौक से नहीं खा सकता उस खाने को। हाँ, हाँ, नहीं राशन वाला, और राशन वाला खाना जिसके पास पैसे वो खाएगा भी नहीं। जो राशन में जो चीजें मिलती ना वो इतनी खराब क्वालिटी की होती है। नहीं, और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, इस ये तो आप इसके ये बता रहे हो कि उन लोगों ने लूप होल ढूंढ रखे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अब इन लोगों की वजह से जो जिनको जेन्युइन में जरूरत है उनका भी नहीं हो पाया। जैसे मैं हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन लोगों की बात करूँ, ठीक है, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा काम करेंगे, तो उनके लिए तो सोसाइटी को, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ये सोच के कि अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेंगे और हम फ्री में लोगों को चीजें देंगे तो एफिशिएंसी खत्म होगी, तो उन लोगों का भी नुकसान होगा जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। तो जनरली जो एक नेचुरल जस्टिस काम करता है सोसाइटी में, यूनिवर्स में या लॉ में भी, आप लॉ भी पढ़ोगे तो आपने सुना होगा कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो जनरली जो लॉ बनते हैं, जो सिस्टम बनता है वो ऐसे ही बनता है। हम फोकस किस पे करेंगे? हमें जस्टिस देना देना है, इस पे नहीं करेंगे कि ये लॉ बनाने से कुछ लोग गलत फायदा उठाएंगे। तो गलत फायदा तो बहुत सारे लोग का उठता ही है ना। जैसे वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने सारे लॉ बने हुए हैं। अब कुछ वुमेन्स उसका गलत फायदा उठाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उन लॉज और रेगुलेशंस को ही हटा दोगे। ठीक है, तो इसलिए हम सोसाइटी में जो काम करते हैं वो इस पे काम करते हैं कि बेनिफिट होना चाहिए। लॉस को हम फिर भी बियर कर लेंगे बाद में। हाँ, हाँ, देखिए ये बहुत एक वो वाला क्या बोलते हैं उसको, विवादित। हाँ बिल्कुल, मैं तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल, आप किस कौन सी उसमें हो? अच्छा, हाँ जी। लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में यही तो खासियत है। अब देखो ये दिक्कत तो है ही। अब ये बहुत बड़ा कि मतलब गवर्नमेंट का मैं नहीं बोल सकती हूँ कि गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है तो वो अपने वोट बैंक पे ज्यादा फोकस करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है कि गवर्नमेंट को रिजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए, सोचने की जरूरत है, मतलब बहुत बड़ी जरूरत है। हाँ, अभी अपन ये पढ़े, वरना अगर अपने पास क्लास होती तो मैं आपको बताती ठीक से, लेकिन अभी अपन इस पे फोकस होना चाहिए। बंद तो देखिए, रिजर्वेशन खत्म नहीं हो सकता। हाँ,
देखिए यहाँ पे आप बहुत समझदार बच्चे हो, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे जो एफिशिएंसी और इक्विटी वाला पॉइंट दिया था वो रिजर्वेशन को लिंक करके नहीं दिया था, लेकिन आपने लिंक करा है, तो ये पॉसिबल है कि लिंक हो सकता है। बिकॉज क्योंकि बहुत कम मार्क्स वाले जब वो बन जाते हैं डॉक्टर या इंजीनियर, तो फिर वो आपने क्या इक्विटी तो इंश्योर करने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल की एफिशिएंसी इंश्योर नहीं हो पाई। हाँ चलो अभी अभी यहाँ पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट्स रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी विच इंटरफेयर विद प्रोड्यूसर। अब दयानंद आप अभी नहीं बोलोगे, सिलेबस के अलावा कोई बात नहीं बोलोगे, ठीक है? आपको सिर्फ इससे रिलेटेड पॉइंट पूछना है, ठीक है? फिर अपने पास टाइम बचेगा बाद में, तो अपन बहुत बातें करेंगे, ठीक है? इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी विच इंटरफेयर विद प्रोड्यूसर चॉइसेस कंज्यूमर चॉइसेस आर लाइकली टू have efficiency cost or deadweight losses. For example, greater equity can be achieved through high rates of taxes. अब क्या बोला गया है? एफिशिएंसी और इक्विटी में कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया? बोला गया अगर जैसे समझ लीजिए आप सब बिजनेस पर्सन है, आप बहुत पैसा कमाते हो, ठीक है? तो और मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो मेरे को पैसे चाहिए, तो मैंने क्या किया, आप लोगों पे हाई टैक्स रेट लगा दी। अब आप लोगों पे हाई टैक्स रेट लगाए तो आप क्या सोचोगे, यार हम तो इतनी मेहनत रात दिन एक करते हैं काम करने के लिए, हमसे ही टैक्स ज्यादा ले रहे हैं। यही सोचते ना, अमीर लोग ऐसे ही सोचते। और फिर उनको सब्सिडी दे रहे, वो लोग ठीक से काम भी नहीं करते। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है? कि जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस पर्सन है वो क्या सोचेंगे कि हमसे टैक्स रेट ज्यादा ले रहे और सब लोगों को बांट रहे, तो ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा, तो वो क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट होंगे काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव, तो बोला गया हमें इक्विटी तो अचीव हो सकती है, हम टैक्स रेट इंक्रीज कर दें, उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा? बट हाई रेट ऑफ टैक्स कुड ऑल्सो एक्ट एज अ डिसेंटिव टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क एंड डिस्करेज पीपल फ्रॉम मेकिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेकिंग रिस्क। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है कि कोई पर्सन बिजनेस पर्सन बना है तो वो उसको इतने घमंड में नहीं रहना है कि वो बन गया है, उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और जो नहीं बन पाया है ना, उस लोगों में भी उसके अंदर भी मतलब उसके आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो बिजनेस पर्सन बना हो सकता है उसने अपने आसपास ऐसी ही चीजें देखी जो मोटिवेट हुआ है लाइफ टाइम तक, तो वो पर्सन बन गया। और जो पर्सन स्लम में पैदा हुए, जो बच्चे गरीब कच्ची बस्ती में पैदा हुए, उनको मोटिवेशन वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, उनको वो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पाया जिससे वो सोच समझ पाते, तो वहीं रह गए। और जिस पर्सन ने अपने आसपास जैसा एनवायरनमेंट देखा हो वैसे बड़ा हुआ। तो हर जो बिजनेस पर्सन है या सोसाइटी, उसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि मैं जो आज बनाऊं उसमें सोसाइटी का ही कंट्रीब्यूशन है, मुझे वो रिसोर्सेज मिले थे कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और जो नहीं बन पाया उसको रिसोर्सेज नहीं मिले थे, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज मेरे पास थे, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, तो रिसोर्सेज मेरे पास थे तो उसको नहीं मिल पाए। तो इसको मतलब इसको जस्टिफाई करने का एक तरीका ये हो सकता है। तो ये नेगेटिव अप्रोच लेकर नहीं चलना चाहिए। आप भी फ्यूचर में बड़े बन जाओ, आप भी सोचोगे पैसे कमा के कि हमसे टैक्स ले रहे, तो आप वहां तक पहुंचो क्योंकि आपके घर वालों ने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, ठीक है? वो जो सीए नहीं बना है, जो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया, समझना उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो वहां तक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। दिस इन टर्न विल हैव अ नेगेटिव कंसिक्वेंस फॉर इकोनॉमिक आउटपुट प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका क्या हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अब बिजनेस पर्सन प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे जितना पैसा कमाते हैं उससे इतना पैसा टैक्स में चल जाता है, हम तो कम कमाएंगे और खुश रहेंगे। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। Consequently, the potential tax revenue may be reduced in future and scope for the government's welfare activity would get seriously limited. तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हमने टैक्स रेट इंक्रीज की थी तो प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है फ्यूचर में, वापस टैक्स रेट को कम कर सकती है। अब टैक्स रेट गवर्नमेंट तो कम कर देगी, लेकिन फिर वापस वही चीज हो जाएगी। गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडी दे रही थी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए, वो सब्सिडी उसको बंद करनी पड़ेगी। तो धर्म संकट में कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट है, क्योंकि वो उसके लिए पॉलिसी बनाएगी तो उसको अपर क्लास क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। अगर वो लोअर क्लास के लिए और जो अगर अपर क्लास के लिए बनाएगी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो लोअर क्लास मतलब जो लोअर क्लास का मतलब है यहाँ पे जिनका इनकम कम है, ठीक है, जिनकी इनकम कम है वो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसलिए हमेशा जो गवर्नमेंट होती है ना उसको हम क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलता है। जब आप गवर्नमेंट के लेवल पे जाके सोचोगे तो आप सोचोगे ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, हमें दुनिया में अपनी पहचान भी बनानी है, दूसरा हमें अपने सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। इसलिए आप हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको साथ में लेके ही सब कुछ हो सकता है। ये अलग बात है कि हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं आप एक ही सोसाइटी के एक ही तबके के लिए काम कर रहे हो। इसलिए बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बैलेंस रहेगा तो ये सारे जो देखिए कॉन्फ्लिक्ट वर्ड ही कहाँ पे आता है, जहाँ पे इम्बैलेंस होती है चीजें। तो जहाँ पे बैलेंस आ जाएगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप दूर हो जाएंगे।
would get seriously limited. Such an optimal budgetary policy towards any distributional change should reconcile the conflicting goals of efficiency and equity by exercising appropriate trade-off between them. In other words, redistribution measures should be accomplished with minimal efficiency caused by carefully balancing. तो सब खेल किसका है? बैलेंसिंग इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्ट. आपको एफिशिएंसी और इक्विटी में बैलेंस करना होगा, तो किसी भी सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन रहेगा ही नहीं. लास्ट फंक्शन में बचा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन. स्टेबलाइजेशन किसका करेंगे? इकोनॉमी का. और जब हमने पढ़े थे तीनों फंक्शन, तो पहले ही पढ़ा था अलोकेटिव और रीडिस्ट्रीब्यूशन किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और स्टेबलाइजेशन किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. क्योंकि जहां पर भी किसी बड़ी चीज को छोटी यूनिट में बांटने की बात हो, अलोकेशन का मतलब भी क्या होता है? बांटना. रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी क्या होता है? बांटना. जहां भी बांटने की बात होगी वहां पे क्या आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब हम एक छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं. और जहां पे पूरी इकोनॉमी का रेफरेंस आएगा वहां पे क्या आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक. जैसे स्टेबलाइजेशन किसका करोगे? पूरी इकोनॉमी का करोगे ना. मार्केट स्टेबलाइजेशन मतलब हमें पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए किसी एक सेक्टर पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरी इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा. इससे स्टेबलाइजेशन पार्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और अलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी सेट टू एग्जिस्ट व्हेन एन इकोनॉमीज आउटपुट मैच इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो स्टेबिलिटी कब होगी? जब बैलेंस रहेगा. किस किस में? output match its production capacity. That means fuller utilization of the resources. मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी कंट्री में बनाने की, समझ लीजिए एक कंट्री, हमारी कंट्री की कैपेसिटी हर साल होना चाहिए. गेहूं कितना होता होगा अपनी कंट्री में? गेहूं डेटा मतलब नंबर्स याद नहीं रहते. तो दयानंद ने बोल दिया, तो एग्जाम्पल नॉर्मल सा समझिए 1000 टन होता है. ठीक है, हमारी कंट्री कैपेसिटी मतलब बहुत कम डेटा, इससे तो बहुत बहुत गुना ज्यादा होता है. 1000 टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो आउटपुट भी 1000 टन होना चाहिए. अगर 1000 टन की कैपेसिटी और 800 टन ही हो रहा है, दैट मीन्स में मतलब हम एज अ गवर्नमेंट अपनी कंट्री के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे. तो जब ऐसा होगा, 1000 टन की कैपेसिटी है और कंट्री में लोगों की डिमांड भी इतनी है कि इसी प्रोडक्शन से कंप्लीट हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है? 800. तो प्राइजेस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. तो तब हम स्टेबलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे. स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना. तो स्टेबिलिटी कब आएगी? जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना ही टोटल आउटपुट होना. जैसे आपके जितने, आपका सीए कब होगा? जितनी आपके पढ़ने की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट भी लाना पड़ेगा. समझ लीजिए आप एक दिन में 5-6 घंटे पढ़ सकते हो घर जाके, ठीक है, उसका आउटपुट क्या आएगा? आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम पर. लेकिन आपकी कैपेसिटी थी 5-6 घंटे पढ़ने की, आपने 2 ही घंटे पढ़ा या 1 ही घंटे पढ़ा, तब आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे. तो मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी और आउटपुट में स्टेबलाइजेशन होगा तभी बैलेंसिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी. स्टेबलाइजेशन वाला देखिए इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आप लाइफ में मतलब बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ये डे टू डे की लाइफ से रिलेटेड है, तो हर चीज हो सकती है. द इकोनॉमिक्स टोटल स्पेंडिंग मैच इट्स टोटल आउटपुट. मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आउटपुट तो हो गया, क्योंकि आउटपुट हमने किससे किया था? प्रोडक्शन कैपेसिटी से. अब आउटपुट जब होगा तो आउटपुट बनाने के बाद खरीदना किसको है? कंज्यूमर को. सप्लायर ने अपना काम कर दिया, उसने प्रोडक्शन कर दिया, तो मार्केट में जितना प्रोडक्शन हुआ है ना उतनी चीजें सेल भी होनी चाहिए, तभी उसको स्टेबलाइजेशन बोला जाएगा. समझ लीजिए आज मैंने बहुत सारी, मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैंने बहुत सारी कार मैन्युफैक्चर करके रख दी, तो मार्केट में वो सेल ही नहीं हो रही आगे, तो इसको स्टेबलाइजेशन नहीं बोलेंगे. अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो इससे भी क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन हो जाएगा. ऊपर वाले में हम क्या देख रहे थे? अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो प्राइजेस क्या हो जाएगी? हाई, मतलब इन्फ्लेशन हो जाएगा इस वाले केस में. और अगर टोटल आउटपुट तो है लेकिन टोटल स्पेंडिंग नहीं है, मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है, डिमांड नहीं है, तो प्राइजेस कम हो जाएगी. इसलिए क्या बोला गया? हर चीज में बैलेंस होना चाहिए. द इकोनॉमिक्स लेबर रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड. दैट मीन्स जितने लोग काम कर सकते हैं सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. जब जितने लोग काम कर रहे हैं मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन बोली गई. अब फुल एम्प्लॉयमेंट आपको पता है मिथ होता है, एक्चुअल में नहीं होता. जिन लोगों को काम नहीं कर रहा वो नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों को काम करना है उतने लोगों को तो रोजगार मिलना ही मिलना चाहिए. क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन टोटल आउटपुट है उस पर टोटल स्पेंडिंग पे कब पहुंचेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा. और लोगों के पास पैसा कब आएगा? जितने लेबर है सबके होने चाहिए फुल्ली एम्प्लॉयड होने चाहिए.
और इन्फ्लेशन इज लो एंड स्टेबल। अगर ये चीजें हमारी कंट्रोल में रहेगी तो अपने आप क्या होगा, इन्फ्लेशन लो और स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें से आपको कुछ रटना नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना आउटपुट होना चाहिए, जितना आउटपुट होगा उतनी स्पेंडिंग होनी चाहिए, और जितने एम्प्लॉय जितने लोग काम कर सकते हैं उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर सारी चीजें हमारे मतलब अगर इकोनॉमी में बेस्ट लेवल पे होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन लो का मतलब है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हर कंट्री में होना ही होना चाहिए। द theoretical rationale for the stabilization function of the government is derived from the Keynesian proposition that a market अच्छा क्या बोला गया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फंक्शन में, ये बोला गया है कि जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन की मेन थ्योरी किससे रिलेटेड है, कीन्स की थ्योरी से। और कीन्स ने क्या बोला था, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये बोला था कि जो मार्केट होगा उसको, जो मार्केट होता है वो अपने आप रेगुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, एडम स्मिथ ने तो ये बोला था ना कि मार्केट अपने आप रेगुलेट होता है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है। लेसेस फेयर वाली टर्म भी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। क्या होता है मैं लेसेस फेयर मतलब, कौन सी इकोनॉमी को बोलते हैं लेसेस फेयर इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है। तो लेसेस फेयर का मतलब भी ये होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फंक्शन में क्या बोला गया है, फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट डिराइव फ्रॉम द केनेसियन प्रपोजिशन। और केनेसियन प्रपोजिशन क्या बोलती है, जॉन मेनार्ड किन्स वाली, एडम स्मिथ के जस्ट बाद उन्होंने बोली थी। जो एडम स्मिथ ने बोला था उसका अपोजिट बोला था। एडम स्मिथ ने क्या बोला था, हाँ क्या बोला था मानसी, हाँ कि होना चाहिए। तो स्टेबलाइजेशन में भी क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर रिसोर्सेज है हमारे, जो पहला पॉइंट था, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी उससे कम ही प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि वो क्या चाहता है, डिमांड ज्यादा रहे सप्लाई कम रहे, तो मैं ज्यादा प्राइस पे बेच सकता हूँ। इसलिए बोला गया अगर हम सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देंगे तो ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में भी अगर उसे लग रहा है कि मेरी कैपिटल मशीनरी यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं देगा। इसलिए बोला गया अगर हमें मार्केट स्टेबलाइजेशन चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर तो है ही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उसका सब्सटीट्यूट है। कल पढ़ा था, नहीं सॉरी, प्राइवेट सेक्टर सब्सटीट्यूट नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए सब्सटीट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, मतलब गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। दैट अ मार्केट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस स्टेबिलिटी। तो वो यही बात बोलेगा कि मार्केट के भरोसे छोड़ेंगे तो ना तो प्राइस स्टेबिलिटी आएगी ना ही एम्प्लॉयमेंट पूरा आ पाएगा। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड परस्यू डेलिबरेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप गवर्नमेंट में हो, कैसे इंटरवेंशन करोगे मार्केट में। प्राइवेट का तो आपको पता है ना, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगी, उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको अगर मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है तो मशीनरी लगाएगी, लोगों को निकाल देगी। ठीक है, और प्राइस स्टेबलाइजेशन भी नहीं करेगी क्योंकि वो जानबूझ के प्रोडक्शन कम करेगा, क्योंकि उसको प्राइस ज्यादा, मार्केट में प्राइस ज्यादा चार्ज करनी है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करेगी, कैसे करेगी, तो उसका तरीका क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगी। जैसे मैंने कल ब्रेड का एग्जांपल दिया था, है ना, ब्रेड को आप सब लोग समझिए बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हो, ब्रेड आपकी ही कंपनी बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सिर्फ आप नहीं बनाओगे, अब मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, मैं भी मार्केट में हूँ। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव फर्म्स को खोलेगी या और लोगों को बोलेगी कि आप भी आके इस मार्केट में काम करो, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज खोलेगी, या गवर्नमेंट ये बोलेगी चलो मैं ब्रेड तो मैं खरीदूंगा, उसमें सब्सिडी दूंगी, फिर वो वापस जो पब्लिक उसको अफोर्ड नहीं कर सकती उसको दूंगी। तो गवर्नमेंट अपनी, हम्म, हाँ गुड, यहाँ पे टैक्स रेट भी हाई कर सकती है। जैसे कि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा उनसे लेके लेगी, फिर गवर्नमेंट मार्केट में उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी, स्कीम लेके आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, जो ट्रांसफर पेमेंट स्कीम होती है वो लेके आएगी, उसके थ्रू मार्केट में इंटरवेंशन करने की कोशिश करेगी। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड परस्यू डेलिबरेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। द मार्केट सिस्टम इज इनहेरेंट टेंडेंसी टू क्रिएट बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल में आपको पता ही क्या क्या होता है, क्या वो लगा है, मार्केट सिस्टम हैज इनहेरेंट टेंडेंसी टू क्रिएट बिजनेस साइकिल। जहां पे मार्केट होगा वहां पे बिजनेस साइकिल अपने आप आ जाता है। तो बिजनेस साइकिल मतलब, ठीक है, मतलब कभी तो आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड होगी, पीक पे जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, और डिप्रेशन दोनों हो सकता है, फिर वापस एक्सपैंड होगी, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ और डिप्रेशन। द मार्केट मैकेनिज्म इज लिमिटेड इन इट्स कैपेसिटी टू प्रिवेंट और टू रिजोल्व द
Disruption caused by the fluctuation in the economic activity. The government and the country's central bank promote full employment. अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का ही नाम लिखा गया है. फुल एम्प्लॉयमेंट कौन इंश्योर कर सकता है? गवर्नमेंट ही इंश्योर कर सकती है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं सकता. The government and the country's central bank promote full employment and the price stability through prudent fiscal policy and monetary policy. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? गवर्नमेंट तो क्या बना लेगी? फिजिकल पॉलिसी. और सेंट्रल बैंक क्या बना लेगा? मॉनेटरी पॉलिसी. दोनों मिलके कर लेंगे. In the absence of the appropriate corrective intervention by government, the instability that occur in the economy in the form of recession. तो instability होती किस फॉर्म में? या तो recession होगा, इन्फ्लेशन होगा. recession को इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा. तो अपने आप क्या हो जाएगा? मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा. स्टेबलाइजेशन का मतलब यही होता है स्थिरता आ जाना. मे बी प्रोलॉन्ग फॉर लॉन्गर पीरियड कॉजिंग इनॉर्मस हार्डशिप टू पीपल स्पेशली द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पुअरर सेक्शन को होगा, क्योंकि उनके लिए चीजें महंगी हो चुकी है. वो पहले भी उनके लिए महंगी थी, अब और ज्यादा महंगी हो गई तो उसको खरीद ही नहीं पाएंगे. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट है सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन को आप इसमें लिखिए. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, याद रखना है. स्टैगफ्लेशन से क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है. व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है. जब दोनों चीजें साथ में हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन. मतलब ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है. लोगों के पास पैसा पहले से ही नहीं, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो गया, और उसी टाइम पे चीजें भी महंगी हो गई, इन्फ्लेशन. मतलब वो लोग अपनी सेविंग का यूज करके भी चीजें नहीं खरीद पा रहे. हाँ ठीक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी. वेरी गुड. ऐसी बहुत एक्सरसाइज. वॉर हो गया, कोविड-19 हो गया, जो नेचुरल क्लेमिटीज आती है या ह्यूमन मेड भी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में होता है और इन्फ्लेशन भी साथ में होता है. तो स्टैगफ्लेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई और इन्फ्लेशन रेट भी हाई. हाँ पाकिस्तान से ना, पाकिस्तान से ही आई थी. पाकिस्तान का सुना था, उन्होंने बहुत सारी फसलें हमारी बॉर्डर पे जो थी खराब कर दी थी. आपका गांव कहाँ है? जो चूरू क्या बॉर्डर के पास आता है क्या? फिर वहाँ. अच्छा. अच्छा. क्योंकि नहीं, वो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि राजस्थान तो पूरा ही बॉर्डर के पास है ना. बॉर्डर के पास ही तो है हमारा राजस्थान. हरियाणा और पंजाब तो चलो, पंजाब में भी आई थी. पंजाब का भी, पंजाब का एक एरिया बॉर्डर के पास है. ठीक है, हरियाणा में थोड़ा बीच में आगे बीच में चला. तो आपको चाहिए क्या? चाहिए, बढ़िया ना, नहीं दिख रही है तो. हाँ कुछ भी हो सकता है. अब अपन उनका जो इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं उनका कुछ नहीं बोल सकते. उनका, उनमें बेचारे मासूम से होते हैं, किधर भी चले जाते हैं. कुछ लोग भी मासूम होते हैं. कभी आपने सुना ना पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान वाला यहाँ पे आ गया? सुने ना आपने, बॉर्डर के थ्रू. हाँ. कहाँ पे? फिर वापस आ गए? अब भी कहाँ चल रही है? पानीपत से सीधी पाकिस्तान? लेकिन मैंने सुना था वो बस शायद बंद कर दी थी बीच में. बंद हुई थी क्या? वो कभी नहीं हुई. हुई तो थी बंद में, बीच में बंद हो जाती है. पता करना चल रही है मुझे, क्योंकि मुझे जहाँ तक डाउट है वो बस अभी चल नहीं रही होगी. वो बहुत टाइम से, जब से कश्मीर वाला मुद्दा चल रहा है ना अपना, शायद उस टाइम से बंद है. एलओसी वाला, लाइन ऑफ कंट्रोल. पता है ना आप लोगों को? चलो चलिए इधर. तो क्या स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों का हाई हो जाना. द स्टेबलाइजेशन इशू आल्सो बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू कंटेजियन इफेक्ट. देखिए कंटेजियन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंटेजियन इफेक्ट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आ जाना. इतना ही ध्यान रखो भी, स्टॉक मार्केट में जो क्राइसिस होती है उसको कंटेंजियन इफेक्ट बोलते हैं. कभी कभी क्या होता है, आपको मार्केट अचानक दिखा कि मार्केट तो कितना ग्रो कर रहा है. जैसे अभी अपने बीएससी और एनएससी में भी ऐसा ही हुआ था. रोज निफ्टी और सेंसेक्स बहुत हाई लेवल पे जा रहा था. ठीक है, फिर अचानक लो हो गया. देखा है आपने ये? इसको क्या बोलते हैं? हाई नहीं, हाई तो अच्छा है. क्राइसिस, क्राइसिस. क्राइसिस का मतलब हो गया अचानक हाई होता है कभी, फिर लो हो जाता है. ठीक है, अभी ऐसा ही हुआ था थोड़े दिन पहले. अचानक बहुत ज्यादा हाई.
क्राइसिस का मतलब होता है लॉस हो जाना, क्राइसिस मतलब तो होता है बुरा होना। और वो बुरा कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, एक बार हाई हुआ अचानक, उसको बोलते हैं बबल होना। जैसे हाई हुआ तो लोग क्या करते हैं, समझिए अचानक हाई होता ही जा रहा तो मैं क्या सोचूंगी कल भी इंक्रीज होगा, मैंने और शेयर्स खरीद रहे, और होता जा रहा, मैंने और शेयर खरीदे, जैसे कोई पर्सन शेयर खरीदता ही खरीदता गया, फिर अचानक लो हो गया, अचानक मार्केट नीचे गिर गया, तो अचानक मार्केट नीचे गिर गया, तो जब उस पर्सन ने हाई होने पे खरीदे थे ना, तो समझ में आया कि वो एक्चुअल में जानबूझ के क्रिएट किया गया बबल था। क्योंकि जनरली जो भी मार्केट इंक्रीज होगा ना वो धीरे धीरे होगा। कैसे इंक्रीज होगा, किसी कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसके रिजल्ट आए, तो उसने उसके पास्ट ईयर में करने जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर रहा है वहाँ पे उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है। तो जब ऐसे धीरे धीरे करके किसी कंपनी की फिनेंशियल से किसी कंपनी के प्राइस शेयर मार्केट के प्राइस इंक्रीज होंगे, शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होंगे, तो वो तो जेन्यून है। लेकिन किसी का सारे ही कंपनी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं अचानक, तो इसका मतलब जानबूझ के किसी ने ये र्यूमर्स क्रिएट किया होगा, या जानबूझ के किसी ने कुछ ऐसी बात बोली होगी जिससे उस कंपनी के प्राइस मैन्युपुलेट हो गए, इंक्रीज हो गए, तो सबने वो खरीद लिया। हर्षद मेहता स्कैम में ऐसा ही हुआ था, अगर आप देखोगे जानबूझ के क्रिएट किए गए प्राइजेस थे, फिर बाद में अचानक क्या हो गए, लो हो गए। तो किसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलना। तो हाई होके फिर लो हुआ तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कंटेंजिंग इफेक्ट whereby the increased international interdependency and financial integration cause force of the instability to get easily transmitted from one country to other countries। तो क्या बोला गया है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से लिंक है फिनेंशियली, एक कंट्री का मार्केट दूसरे मार्केट की कंट्री से लिंक है, कौन सा मार्केट, फिनेंशियल मार्केट से, तो अगर दूसरी कंट्री में कोई इम्पैक्ट आएगा तो हमारी कंट्री में भी आएगा ही आएगा। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा मार्केट रशिया और यूक्रेन से उतना क्लोजली रिलेटेड नहीं है। The stabilization function is concerned with the performance of the aggregate economy in the terms of। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन कैसे काम करेगा, मतलब अब इसमें आप नहीं पढ़ोगे तो खुद से भी लिख सकते हो, खुद से मतलब लिखना तो आपको है नहीं, आपके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, फिर भी आप खुद से भी बता सकते हो। मार्केट में स्टेबलाइजेशन कब आएगा, जब प्राइस कंट्रोल में रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म करेगी, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन, लेबर को हमें एम्प्लॉयड करना है और हमारी जो कैपिटल उसको यूटिलाइज करना है, ओवरऑल आउटपुट इनकम ज्यादा होना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल स्टेबल होने चाहिए, जनरल प्राइस लेवल मतलब ना तो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा लो होने चाहिए, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट बीओपी पढ़ते हो आप, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट दो टाइप के होते हैं, फेवरेबल और इनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल कब होता है, जब इंपोर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, मतलब हम बेचते तो ज्यादा है खरीदते कम, उसको बोलते हैं फेवरेबल बीओपी। अनफेवरेबल किसको बोलते हैं, जब हमारा इंपोर्ट तो क्या होगा ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट होगा कम। तो बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट ठीक होना चाहिए, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज्यादा होनी चाहिए। द स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज वन ऑफ द key function of fiscal policy and aims at eliminating macroeconomic fluctuation arising from suboptimal allocation of resources। As you might recall the economic crisis that अब इसकी बात हो रही है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 2008 में, एंड द मोर रिसेंट ग्लोबल फिनोमेना ऑफ कोविड पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस have highlighted the importance of macroeconomic stability and have therefore revived immense interest on counter cyclic fiscal policy। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब भी वैसे तो मार्केट नॉर्मल चलता है, लेकिन जब अचानक से कोई क्राइसिस आ जाती है तो मार्केट पूरा गड़बड़ हो जाता है, जैसे प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, प्राइजेस बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, कोविड-19 के टाइम पे ऐसा ही हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना पड़ता है, फिस्कल पॉलिसी बनानी पड़ती है। जैसे 1930 में जो हम ग्रेट डिप्रेशन पीरियड पढ़ते हैं वो भी अचानक ही आया था, उससे पहले सब ठीक चल रहा था। जब मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब एडम स्मिथ की बात सही लगती है कि मार्केट अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेता है, वहां पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जिससे मार्केट पूरी तरह अनस्टेबल हो जाता है तो उस सिचुएशन में तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही करना पड़ता है। तो एडम स्मिथ ने जो अप्रोच दी थी वो उनका लिमिटेड एक्सपीरियंस था, लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स ने भी कब बोला, जॉन मेनार्ड किसने कब दी, इनके आने के बाद दी। क्योंकि जब एक अप्रोच आती है उस अप्रोच को समझने के बाद ही पता लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, उसके बाद और मार्केट स्टडी होती है। इसलिए आप देखना जब भी कोई थ्योरी चेंज होती है ओवर द पीरियड, क्यों चेंज होती है, क्योंकि सामने जो नया पर्सन आया उसके एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ,
और हमेशा जो पहले वाली थ्योरी होती है, जब भी कोई नई थ्योरी लेके आता है पहले वाली को स्टडी करके आता है, तो पहले उसमें से कुछ सीखता ही सीखता है। जैसे जॉन मेनन किन्स ने ही बनाई, तो उन्होंने क्या सोचा, पहले तो एडम स्मिथ की थ्योरी ली, फिर उन्होंने मार्केट को एनालिसिस देखा, फिर ही तो बोला था कि मार्केट अपने आप खुद को एडजस्ट नहीं करता है, कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आज अपन इतना ही पढ़ते, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। और